मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का डायमंड एकेडमी इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों, हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे और संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने विभिन्न अधिनियमों की बात की थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दोस्तों, मार्ले तत्कालीन भारत सचिव थे और मिंटो तत्कालीन भारत के वायसराय थे। दोस्तों, मार्ले और मिंटो, मार्ले तत्कालीन भारत सचिव थे जबकि मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि हम इस अधिनियम की पहली विशेषता की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख जो विशेषता है वह है पृथक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया गया। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी हमने इसमें चर्चा की थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। हमने 3 निर्वाचन प्रणालियों की बात की थी जिसमें से एक पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। इसके अंतर्गत दोस्तों इस प्रणाली को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यह जो निर्वाचन प्रणाली होती है वह किसी विशेष जाति या धर्म से संबंधित होती है। इसलिए इस निर्वाचन प्रणाली को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रणाली के अंतर्गत कोई एक विशेष धर्म या जाति का सदस्य ही निर्वाचन में भाग लेता है और साथ ही उस विशेष धर्म या जाति के लोग ही वोट में या मतदान में भाग लेते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत किसी विशेष समुदाय या जाति को कोई सीट रिजर्व कर दी जाती है तो केवल उसी जाति या समुदाय के लोग ही वोट में भाग लेंगे, ना कि सभी लोग। इसके अलावा इसका जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। अतः जो संख्या अभी तक थी उसमें वृद्धि कर दी गई। यदि हम बात करें केंद्रीय विधान परिषद की तो अभी तक 16 सदस्य होते थे, किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत 16 से यह संख्या बढ़कर 60 हो गई। जबकि यदि हम प्रांतीय विधान परिषदों की बात करें तो यह संख्या अलग अलग प्रांतों में अलग थी, इसलिए कोई एक संख्या इसमें नहीं थी। हर प्रांत में जो विधान परिषदें थी उनमें यह संख्या अलग अलग थी, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में यह संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। यदि हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट है प्रांतीय परिषदों में नॉन ऑफिशियल सदस्यों के बहुमत की अनुमति। दोस्तों, यदि हम नॉन ऑफिशियल का मतलब होता है नॉन ऑफिशियल, जब हम नॉन ऑफिशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, और यदि हम ऑफिशियल की बात कर रहे हैं इसका मतलब है
हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो के में भी देखा था कि भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था वो स्टार्ट हो गया था 1861 से 3 सदस्यों को इसमें भागीदार बनाया गया था कि उन्हें नॉन ऑफिशियल या गैर सरकारी सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया गया था। और इसके अलावा जो ब्रिटिश सदस्य उसमें होते थे उन्हें ऑफिशियल या सरकारी सदस्य कहा जाता था। इसके अलावा इसका चौथा पॉइंट है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की शक्तियों में वृद्धि। दोस्तों जो भारतीय लोग थे अभी तक उन्हें चाहे बजट की बात करें या फिर किसी लोक महत्व के विषय में बात करें तो अभी तक उन्हें जो अनुपूरक या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं होता था। अनुपूरक प्रश्न। तो दोस्तों इस अधिनियम के माध्यम से जो गैर सरकारी सदस्य या भारतीय जो सदस्य थे उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किंतु दोस्तों याद रखिएगा अभी भी जो भारतीय सदस्य थे वो मतदान नहीं कर सकते थे, अर्थात किसी विषय में चर्चा तो कर सकते थे, किसी लोक महत्व के विषय पर अपनी मत रख सकते थे, बजट में विचार रख सकते थे, किंतु अभी भी मतदान नहीं कर सकते थे। दोस्तों अनुपूरक प्रश्न से आशय है कि यदि भारतीय किसी ब्रिटिश या ऑफिशियल सदस्य से कोई प्रश्न पूछते हैं और यदि वह उसका उत्तर देते हैं और यदि भारतीय उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वो पुनः प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे ही अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। दोस्तों इसका 5वां पॉइंट है भारत सचिव तथा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय शामिल। तो दोस्तों यह प्रथम बार होता था कि जो भारत सचिव था जो इंग्लैंड में बैठता था, इसके अलावा जो भारत के वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव अर्थात जो कार्यकारी परिषद होती थी उसमें प्रथम बार भारतीयों को शामिल किया गया था। दोस्तों अभी तक यदि आपने देखा होगा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, जो प्रांतीय परिषद थी वहां पर भारतीयों को शामिल किया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत सचिव तथा भारत के वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल अर्थात जो कार्यकारी जो परिषद होती थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। और दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें भारत के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विधि अधिकारी के रूप में प्रथम बार नियुक्त किए गए थे, अर्थात भारत के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम व्यक्ति थे। इसके अलावा दोस्तों अभी जब हमने बात की थी पृथक निर्वाचन प्रणाली, चूंकि इस प्रणाली में लॉर्ड मिंटो के द्वारा इस प्रणाली को भारत में लाया गया था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक
निर्वाचन प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी। जब हम बात करेंगे इसके आगे भारत परिषद अधिनियम 1919 में, तो हम देखेंगे कि मुस्लिम के अलावा अन्य जो सांप्रदायिक लोग थे उन्हें भी आरक्षित की जाएंगी, किंतु इस अधिनियम के तहत केवल मुस्लिम संप्रदाय के लिए आरक्षित की गई। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी पहलुओं पर चर्चा की। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।